नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके 75 लगभग प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। सुबह 8:30 से 10:30 तक आपका पेपर रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 इसका हल कर चुके हैं। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट भी 202 दिया गया है और 105। 202 का मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर, और 105 का मतलब हो गया आगरा यूनिवर्सिटी का बीडी 105, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का। तो इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन पहले उससे प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा बीएड कर रहा है तो बीडी 105 का री एग्जाम देने जा रहा है या वार्षिक एग्जाम देने जा रहा है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ए 5+3+4+3, बी 5+3+3+4, सी 5+4+3+4, डी इनमें से कोई नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, 5+3+3+4। 5 मतलब हो जाता है आपका, ध्यान रखना, कक्षा 1-2, ठीक है। जो 3 तक है, 3 तक तो आपका प्राइमरी केजी टाइप्स हो जाता है, ठीक है, नर्सरी हो जाता है, लेकिन 1-2 कक्षा हो जाएगा। फिर इसमें आप 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ोगे 12, अर्थात 10+2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 5 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष तक जो है आपका प्री प्राइमरी रहता है, और फिर जो अगला 2 है कक्षा 1-2 रहता है, ठीक है। कक्षा 1-2 3 जोड़ोगे 5 कक्षा तक, फिर जोड़ोगे 8 कक्षा, फिर 12, ठीक है। तो बी इसका सही जवाब है, बार बार पूछा जा रहा है, भविष्य में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, पेज सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप है? ए कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बी आश्रम विद्यालय में, सी नवोदय विद्यालय में, डी मॉडल विद्यालय में। तो पेज सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, नवोदय विद्यालय में। जो पेज सेटिंग स्कूल था उसको नवोदय विद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष ए अशोक गांगुली, बी श्याम पित्रोदा, सी दीपक नैयर, डी अमिताभ भट्ट मट्टू। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सही जवाब हो जाएगा बी, श्याम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए? ए मुदालियर आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सी नरेंद्र देव समिति, डी कोठारी आयोग। किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए? सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, कोठारी आयोग। ध्यान रखना, कोठारी आयोग, इसने सुझाव दिया कि पुनर्गठन को 10+2+3 के एक समान स्वरूप में बदलने का सुझाव दिया, ठीक है। समान शिक्षा का एक भाग के रूप में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए गणित को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी पटेल आयोग, डी मुदालियर आयोग।
किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, मुदालियर आयोग। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। आयोग ने पाठचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होना चाहिए, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? ए समस्या, बी परिणाम, सी विधि, डी परिकल्पना। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना बी, परिकल्पना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? ए वर्मा समिति, बी हंसा मेहता समिति, सी राममूर्ति समिति 1990, डी यशपाल समिति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, राममूर्ति समिति 1990। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? ए वर्ष 2005 तक, बी वर्ष 2001 तक, सी वर्ष 2002 तक, डी वर्ष 2000 तक। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा डी, वर्ष 2000 तक। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। ए NEP 1968, बी NEP 1986, सी NEP 1992, डी NEP 1990। त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, NEP 1986। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महान लक्ष्य था? ए 1986, बी 1992, सी 1968, डी 1990। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महान लक्ष्य था? सही जवाब हो जाएगा ए 1986। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख ही चुके थे, फर्स्ट पेपर में 60 प्लस, सेकंड पेपर में लगभग 70। तो इसी तरह से मैक्सिमम पेपर में आपको ज़्यादा प्रश्न आपको सेम टू सेम मिले थे। तो आप लोग जुड़े रहें, विश्वास करें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट हल हो रहा है कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से तैयार कर लेना, बस सारे प्रश्न मैक्सिमम यहीं से आपको मिल जाएंगे। प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 11 का बी 2। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? तो 2। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? ए 19 अगस्त 1955, 29 अगस्त 1955, बी 29 अगस्त 1956, सी 29 अगस्त 1957, डी 29 अगस्त 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? सही जवाब हो जाएगा डी 29 अगस्त 1953। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, 200 कार्य दिवस। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? ए 7 वर्ग, बी 8 वर्ग, सी 6 वर्ग, डी 4 वर्गों में। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 7 वर्गों में। अगला प्रश्न है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। ए कोठारी आयोग ने, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, सी मुदालियर आयोग ने, डी NEP 1986 ने। तो प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। सही जवाब हो जाएगा सी, मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ए 2010, बी 2011, सी 2009, डी 2006। तो राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, 2011 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की। ए छात्र अशांति, बी धार्मिक और नैतिक शिक्षा, सी व्यावसायिक शिक्षा, डी माध्यमिक शिक्षा। निम्नलिखित में से ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान की। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, माध्यमिक शिक्षा। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे और प्रश्न आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके।
प्रश्न है, उद्देश्यों का किस रूप में सार्थक होना आवश्यक है ताकि अधिगम प्रभावी हो सके? ए अध्येताओं को आवश्यकताएं तथा प्रयोजन, बी पाठचर्यात्मक उद्देश्य, सी विद्यालय के मानदंड, डी अंतर्निहित बौद्धिक विचार। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना बी पाठचर्यात्मक उद्देश्य। अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक की प्रोजेक्ट विधि प्रतिफल है? ए केवल प्रयोजनवाद, बी प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, सी केवल यथार्थवाद, डी यथार्थवाद और आदर्शवाद। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए केवल प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। कहीं आप देखोगे 45 मिल जाएगा, तो अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना। लेकिन 21A में क्या है, 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। 21A में क्या है, 14 वर्ष के आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। जबकि 45 अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष के आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, जैसे सी वाला है, ठीक है। अगर 45 होता तो सी हो जाता, दोनों में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। लेकिन 45 में क्या है, 6 वर्ष तक, और 21A में क्या है, 14 वर्ष तक। कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21A देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। 2002 में 6वें संशोधन के तहत अनुच्छेद के शैक्षिक विस्तार में गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करने अधिकार दर्जा प्रदान किया गया। अध्यापक द्वारा श्रव्य-दृश्य साधनों को अध्यापन के लिए प्रयुक्त अन्य युक्तियों का संपूरक के रूप में समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्रबुद्ध तथा मानवीय समाज की ओर नामक प्रतिवेदन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? एक कोठारी आयोग प्रतिवेदन, बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन, सी यशपाल समिति प्रतिवेदन, डी जनार्दन समिति प्रतिवेदन। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी आचार्य राममूर्ति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थियों का समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? ए इस मामले की रिपोर्ट प्रचार से करेंगे, बी विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, सी क्रियात्मक शोध करेंगे, डी उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर रहेगा, ठीक है, उनके हाल पर छोड़ देंगे। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 22 का सबसे बेस्ट तरीका जो है क्रियात्मक शोध करेंगे। इस मामले को सबसे पहले अगर प्रचार को बताएंगे तो निगेटिव पॉइंट आप पर ही पड़ेगा। विद्यार्थियों को माता पिता सूचित करना भी ठीक नहीं रहता है, बाद में कर सकते हैं, पहले नहीं। उन विद्यार्थियों के हाल पे छोड़ देंगे तो कैसा नहीं, ये तो ठीक ही नहीं, निगेटिव पॉइंट है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। तीव्र, सामान्य तथा कमजोर, इसमें आप किस सेक्शन को पढ़ना चाहेंगे? ए बी बी सी डी किसी भी सेक्शन को। तो विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी तथा सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं, मतलब घटती हुई योग्यता के आधार पर। तो ए क्या है, सबसे तीव्र है, बी क्या है, सामान्य है, सी क्या है, कमजोर। तो इसमें आप किस सेक्शन में पढ़ना चाहेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का सी मतलब कमजोर वाले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनसीईआरटी का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना बी विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं का संचालन करना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, ए 2 अक्टूबर, बी 11 नवंबर, सी 30 जनवरी, डी 31 मार्च। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 25 का बी 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को ए कठोर होना चाहिए, बी नरम होना चाहिए, सी वस्तुगत तथा यथातथ होना चाहिए,
डी बीज का, ना अधिक कठोर ना अधिक नरम। तो विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते समय अध्यापक को सही जवाब हो जाएगा 26 का डी। ठीक है, बीज का मतलब ना अधिक कठोर बीज का होना चाहिए, ना अधिक कठोर ना अधिक नरम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह ए छात्रों के विषय की जानकारी देता है, देती हो, बी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो, सी छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता हो, डी छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता हो। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या करती हो। अगला प्रश्न है, शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैया का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, डी शिक्षक की लिखावट। तो निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का बी, शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक के मुख्य उद्देश्य छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना होने चाहिए। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना। शिक्षक के मुख्य उद्देश्य छात्रों में सोचने की शक्ति विकसित करना होना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है इस पर थोड़ा ध्यान रखना, यदि हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, किसी साथ आप दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है आपको नैतिक रूप से। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ए छात्रों को प्रभावित करने में, बी शिक्षण को रोचक बनाने में, सी छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने में, डी छात्रों के समझ स्तर के भीतर शिक्षण को रखने। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, बी शिक्षण को रोचक बनाने। अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को ए निरुत्साहित किया जाना चाहिए, बी अनदेखा किया जाना चाहिए, सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को सही जवाब हो जाएगा सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202 105 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह BEd सेकंड सेमेस्टर, 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी का BEd फर्स्ट ईयर BD 105 का पेपर है। चाहे एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी में या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, बी विद्यार्थी अच्छे या बुरे में अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं, सी विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन सा शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है? सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना आप लोग, डी कक्षा में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है, वह किस प्रक्रिया, चरण अथवा आयोग को दर्शाता है या दर्शाती है? ए आख्यान, बी व्यक्तिगत जागरूकता, सी अपातिक पठन, डी स्वानिकी बोध। सही जवाब हो जाएगा 34 का, डी स्वानिकी बोध। स्वानिकी या स्वन विज्ञान फिनोटिक्स भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्वानिकी मतलब जो हम लोग बात करते हैं इसकी ध्वनि का अध्ययन करना ही स्वानिकी कहलाता है। या बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उनके शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण, तंत्रिका शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थियों को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? ए विषय केंद्रित उपागम, बी अध्यापक केंद्रित उपागम, सी क्रिया केंद्रित उपागम, डी अनुभव केंद्रित उपागम।
पाठचर्या उपागमों में से किस उपागम में विद्यार्थी को अधिकतम स्वतंत्रता मिलती है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, क्रिया केंद्रित उपागम। अगला प्रश्न है, लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? ए, या किफायती है क्योंकि यह कम समय में विद्यालय विशाल श्रोतागण के को कवर कर सकती है। बी, या विद्यार्थियों में सामाजिक सशक्ति को प्रोत्साहित करती है। सी, या अधिक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। डी, इसमें उपलब्ध समय और साज सामान के अनुसार अनुकूलन बनाने के लिए अलग होती है। तो लेक्चर विधि का फायदा कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना बी, या विद्यार्थियों में सामाजिक शक्ति को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, समूह अध्यापन विधि का फायदा कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, या विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, समूह परिचर्चा विधि का लाभ कौन सा नहीं है? ध्यान रखना कौन सा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, या विद्यार्थियों की वैचारिक भिन्नताओं को बराबर करती है। ठीक है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, वित्त अध्ययन विधि का लाभ कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, या विद्यार्थियों में लिंग संवेदिता को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है। ए, विषय की सूक्ष्म अवधारणाओं को समझना। बी, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। सी, अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देना। डी, विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अध्ययन करना। सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, जब पाठ सामग्री का पूर्ण रूप में प्रतिपादन करना हो। अगला प्रश्न है, इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हों परंतु रुचि, मत, सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हों। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? बहुत ही फेमस था। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ए, लॉर्ड मैकाले का था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, इस समय हमें ऐसे व्यक्ति का वर्ग बनाना का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हों, मतलब देखने में भारतीय ही हो, परंतु उनका जो रुचि है, मत है, विचार है, बुद्धि है, वो पूरा अंग्रेजी की भाषा हो, मतलब तरह से कहते नहीं चाटुकारिता, इस तरह से उस तरह से काम करने वाला हो भारतीय लेकिन सारा काम वो जो है अंग्रेजों के अनुकूल करें। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मैकाले ने कहा था। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम है, मतलब 1993 की बात कर रहे हैं। ए, अध्यापक शिक्षा में ICT। बी, नैतिक मूल्यों द्वारा शिक्षा प्राप्ति। सी, प्रसारण द्वारा शिक्षा प्राप्ति। डी, भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, भार मुक्त शिक्षा प्राप्ति। यशपाल समिति की रिपोर्ट में बिना बोझ के सीखना नोट करता है कि बच्चों और उनके परिवार का अध्ययन बोझ और तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। अगला प्रश्न है, जब अध्यापक दो विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षण उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी साधारण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यह उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, किसी की उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। विद्यार्थी के आपत्तिजनक व्यवहार को रूपांतरित करने के लिए अत्यधिक प्रभावकारी विधि है। ए, विद्यार्थी को सजा देना। बी, माता पिता के नोटिस में लाना। सी, उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज करना। डी, उसको उसके कार्य के लिए सावधान करना। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, उसके आपत्तिजनक व्यवहार के कारणों को मालूम करना और इलाज करना। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन है। ए, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना। बी, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। सी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। डी, शिक्षा व्यवस्था का आध्यात्मिकरण करना। तो नई शिक्षा नीति का मुख्य प्रयोजन है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, अन्वेषण उपागम किस पर आधारित है? ए, रटन
तटस्थकरण, बी गृह कार्य, सी पूछताछ करना, डी सुख प्राप्ति। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, पूछताछ करना। अगला प्रश्न है, परिचर्चा किसका प्रकार है? ए खोज विधि, बी लेक्चर विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी विचार विमर्श विधि। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, विचार विमर्श विधि। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती डॉट डॉट है। ए समावेशी शिक्षा, बी शारीरिक दंड, सी शिक्षा में समानता, डी वैश्विक तापमान। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, शिक्षा में समानता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार डॉट डॉट चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार, ध्यान रखिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, वो 2000 का मसौदा कब तैयार किया गया? 2016 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार डॉट डॉट की चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, इन पाठ्यक्रमों की सामाजिक स्वीकार्यता। अगला प्रश्न है, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी विषय पर डॉट डॉट का एक उभरता विषय है। ए ई लर्निंग, बी ऑनलाइन अधिगम, सी दूरस्थ शिक्षण, डी होम ट्यूशन। सही जवाब हो जाएगा सी, दूरस्थ शिक्षण। अगला प्रश्न है, छात्रों को डॉट डॉट पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक कक्षा में, बी प्रयोगशाला में, सी समुद्र किनारे, डी कक्षा के बाहर। तो छात्रों को डॉट डॉट पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीई अधिनियम 2009 डॉट डॉट की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होती है। ए 6 से 14 साल, बी 14 से 35, सी 6 से 18, डी 0 से 6। तो 2009 की जो आयु के बीच के बच्चों किस पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पर लागू होती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 6 से 14 वर्ष। मैंने पहले बताया था जो अनुच्छेद 21 ए था उसमें 6 से 14 वर्ष, और जो 45 वो 0 से 6 साल पर, 6 वर्ष पर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, ए बाल अधिकार पर। तो नई शिक्षा नीति 2016 के मसौदे में शिक्षकों के लिए शिक्षण ऑनलाइन पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा ये बाल अधिकार पर। अगला प्रश्न है, 1986-87 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार डॉट डॉट कभी भी छात्र के रूप में स्कूलों में दाखिला नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी मूल प्राथमिकता घर के कामकाज करना होती है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ए शहरी और ग्रामीण पुरुष और महिलाएं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट अनुशंसा करता है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, एआईसीटीई आदि को मजबूत किया जाएगा ताकि वे शिक्षा के राष्ट्रीय प्रणाली को आकार दे सकें। एक कोठारी आयोग, बी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, सी शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, डी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986। सही जवाब हो जाएगा 56 का, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों का परिणाम थी? ए शिक्षा आयोग 1966, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, सी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश के परिणाम थी? सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई को कब प्रकाशित किया गया? ए सन 1972, बी 1986, सी 1992, डी 1990। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें उसको प्रस्तावित करने की योजना भी बनाई गई को कब प्रकाशित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 58 का, बी सन 1986। अगला प्रश्न है, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए राजीव गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सोनिया गांधी।
दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, राजीव गांधी। शिक्षा पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी। शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी द्वारा घोषित की गई थी और तीसरी जो है 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? ए 1987 में, बी 1986 में, सी 1992, डी 1912 में। तो किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ध्यान रखना NEP 1986 के तहत 1987-88 में शुरू की गई शैक्षिक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, ये PCS में प्रश्न मैंने देखा, इंटरव्यू में पूछा गया। जो मान लीजिए आप टीचर हैं और आप PCS इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई थी? ए अध्यापक शिक्षा, बी कंप्यूटर शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी कंप्यूटर शिक्षा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है? तो ए मुक्त विश्वविद्यालय, बी नवोदय विद्यालय, सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो कुछ प्रश्न है, ध्यान रखना 62 प्रश्न रहेगा। कुछ प्रश्न इसके जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और मूल, सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, डी शिक्षा और समाज। अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45, बी सी अनुच्छेद 14-15, डी अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है योग अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए किस पाठ्यक्रम को जोड़ने का सुझाव मुतालिका कमीशन ने दिया? ए बीएड, बी एमएड, सी डीएलएड, डी NIOS। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र दिया गया? ए NEP 1968, बी NEP 1986, सी NEP 1992, डी NEP 1990। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? ए 5+3+4+3, बी 5+3+3+4, डी सी 5+4+3+4, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है पेज सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप है? ए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, बी आश्रम विद्यालय में, सी नवोदय विद्यालय में, डी मॉडल विद्यालय में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष? ए अशोक गंगुली, बी सेम पित्रोदा, सी दीपक नैयर, डी अमिताभ मट्टू। सारे प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202-105 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर और 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर का। ठीक है, 105 पेपर है। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे पेपर 202 अर्थात विषयों की समय एवं विद्यालय विषय, इसका फुल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि यूनिट वाइज हो गया, फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को हो सके। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड हैं, निवेदन है आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।